हाय एवरीवन, सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस द्वितीय प्रश्न पत्र से आज क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको आगामी यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही कारगर साबित होगा और स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ही कारगर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वयं सहायता समूहों की वैधता और जवाबदेही और उनके संरक्षक सूक्ष्म वित्त पोषक इकाइयों का इस अवधारणा की सफलता के लिए योजनाबद्ध आकलन व सर्वेक्षण आवश्यक है। चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। 10 अंक का क्वेश्चन है। अब हम संक्षिप्त में भूमिका देंगे। स्वयं सहायता समूह एसएचजी और सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। वे वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और ज़मीनी स्तर के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्च 2019 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 6.9 मिलियन एसएचजी थे, जो उनकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को इंगित करता है। हालांकि उनकी निरंतर प्रभावशीलता और उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उनकी वैधता और जवाबदेही का व्यवस्थित रूप से आकलन और जांच करना आवश्यक है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। एसएचजी और एमएफआई की वैधता और जवाबदेही। पॉइंट 1 है, विनियामक ढांचा और वैधता। भारत में इन संस्थाओं के लिए विनियामक ढांचा एमएफआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और एसएचजी के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बावजूद वैधता को लेकर कुछ मुद्दे रहे हैं। कई एसएचजी आधिकारिक पंजीकरण के बिना कार्य कर रहे हैं। पॉइंट 2, जवाबदेही और पारदर्शिता। एसएचजी और एमएफआई की निरंतर सफलता के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां उचित जवाबदेही और पारदर्शिता तंत्र की कमी के कारण धन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और यहां तक कि कुछ एसएचजी और एमएफआई का पतन हो गया है। पॉइंट 3, प्रौद्योगिकी की भूमिका। एसएचजी और एमएफआई की वैधता और जवाबदेही बढ़ाने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म, पारदर्शी लेन देन, बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग और समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही में सुधार होगा। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। चूँकि ये संस्थाएं भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उनकी वैधता और जवाबदेही सुनिश्चित करना देश के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित आकलन, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण और तकनीकी नवाचार से एसएचजी और एमएफआई की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है। इससे न केवल इन इकाइयों का संचालन बेहतर होगा, बल्कि उनके द्वारा लक्षित समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। केंद्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अति संवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में
खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 200 शब्दों में हमें लिखना है। 10 अंक का क्वेश्चन है। अब हम उत्तर परिचय देते हैं संक्षिप्त में। भूमिका इंट्रोडक्शन। भारत की संघीय संरचना की विशेषता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण है। जहां केंद्र सरकार व्यापक नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है, वहीं राज्य सरकारें इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। इससे प्रायः दोषारोपण का खेल शुरू हो जाता है, अर्थात केंद्र सरकार खराब कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की आलोचना करती है और राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS में लचीलेपन की कमी के लिए केंद्र को दोषी ठहराते हैं। अब हम मुख्य भाग देखते हैं। इन योजनाओं के पुनर्गठन का उद्देश्य राज्यों को लचीलापन प्रदान करना और समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। CSS के पुनर्गठन के लाभ। कार्यान्वयन में लचीलापन। CSS के पुनर्गठन का एक बड़ा लाभ यह है कि यह राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। निधियों का कुशल उपयोग। पुनर्गठन से धन का अधिक कुशल उपयोग हो सकता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा। पुनर्गठन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। CSS के पुनर्गठन में चुनौतियाँ। प्राथमिकताओं का बेमेल, इससे टकराव और खराब कार्यान्वयन हो सकता है। क्षमता का अभाव। कई राज्य सरकारों में पुनर्गठित योजनाओं की कुशल योजना और कार्यान्वयन की क्षमता का अभाव हो सकता है। राज्यों के बीच असमानता। पुनर्गठन से राज्यों के बीच असमानता पैदा हो सकती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। हालांकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान कर सकता है, लेकिन यह सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में आने वाली सभी चुनौतियों के लिए रामबाण नहीं है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्यों के पास योजनाओं और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक क्षमता हो। इसके लिए अलावा केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बीच संतुलन होना चाहिए। तभी पुनर्गठन वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार कर सकता है। अब हम प्रश्न 13 देखते हैं। भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नगद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में हमें आंसर लिखना है। उत्तर परिचय देते हैं। इंट्रोडक्शन। भारत की लोक कल्याण प्रणाली ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार, अक्षमताओं और लीकेज से ग्रस्त रही है। इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नगद हस्तांतरण प्रणाली शुरू की है, जिसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य लोगों को उनके बैंक खातों के माध्यम से सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करना है। इस प्रकार बिचौलियों को समाप्त करना, भ्रष्टाचार का निवारण करना, अपव्यय को समाप्त करना और सुधारों को सुविधाजनक बनाना इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। अब हम मुख्य भाग देखते हैं। भ्रष्टाचार को कम करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में बिचौलियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद्यान्न को हड़प लेने के मामले सामने आए हैं। DBT के साथ लाभार्थियों को सीधे नकदी प्राप्त होती है।
जिससे इस तरह के डायवर्जन की गुंजाइश कम हो जाती है। लीकेज को दूर करना, डीबीटी प्रणाली लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित करके लीकेज को समाप्त कर सकती है। पॉइंट 3, सुधारों को सुगम बनाना। डीबीटी प्रणाली अधिक कुशल और प्रभावी कल्याण योजनाओं के लिए आधार प्रदान करके सुधारों को सुविधाजनक बना सकती है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही, डीबीटी प्रणाली कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार करती है। यह धन की बेहतर ट्रैकिंग तथा बाधाओं या रिसावों की आसान पहचान की अनुमति देता है। निष्कर्ष पर हम चलते हैं। संभावित लाभों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली को लागू करने में चुनौतियां हैं, जिनमें डिजिटल निरक्षरता, दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे शामिल हैं। बहरहाल, इन चुनौतियों से निपटने के ठोस प्रयासों से डीबीटी प्रणाली भारत में कल्याणकारी सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। वास्तव में यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें भ्रष्टाचार को कम करने, लीकेज को समाप्त करने एवं सुधारों को सुविधाजनक बनाकर भारत के कल्याणकारी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। अब हम प्रश्न 14 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाओं का प्रावधान पूरा का आधार संयोक्ता मेल स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाओं का प्रावधान पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, भारत सरकार द्वारा शहरी सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और परिवर्तन के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहल मुख्य रूप से कनेक्टिविटी स्थापित करने के विचार पर आधारित है। भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान कनेक्टिविटी पूरा का मुख्य ध्येय और परस्पर जुड़े ग्रामीण और शहरी भारत का निर्माण करना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र समग्र विकास की दिशा में पीछे नहीं रहे हैं। यह पहल ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटने के लिए डिजाइन की गई थी और इसका मुख्य ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर था। वह मुख्य भाग पर चलते हैं। पूरा में कनेक्टिविटी की भूमिका। भौतिक कनेक्टिविटी देखते हैं। भौतिक कनेक्टिविटी पूरा का एक मूलभूत पहलू है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। पॉइंट 2, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी पूरा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देता है और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। हम ज्ञान संबद्धता से तीसरा, ज्ञान संबद्धता। ज्ञान कनेक्टिविटी में ग्रामीण निवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना शामिल है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। पूरा का ध्येय वास्तव में कनेक्टिविटी के सिद्धांत में निहित है। भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर पूरा का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाएं लाना है, जिससे शहरी ग्रामीण विभाजन कम हो और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, पूरा अवधारणा का सफल कार्यान्वयन समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। उन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में हमें लिखना है। परिचय।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG) वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे। इनमें से 3 MDG सीधे स्वास्थ्य से संबंधित हैं। MDG 4 का उद्देश्य बाल मृत्यु दर को कम करना, MDG 5 मातृ स्वास्थ्य में सुधार कर केंद्रित है और MDG 6 ने HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला किया है। तो मुख्य भाग देते हैं। MDG 4 बाल मृत्यु दर कम करना। भारत सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पहलें शुरू की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना है, जो टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, फ्री स्कूल शिक्षा तथा पूरक पोषण सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है। पॉइंट 2 MDG 5 मातृ स्वास्थ्य में सुधार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM शामिल है, ने मातृ स्वास्थ्य में यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत जननी सुरक्षा योजना JSY ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया, जिसमें मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। पॉइंट 3 MDG 6 HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला। भारत में HIV, एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ACP शुरू किया गया था। इसी तरह मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NBDCP की स्थापना की गई थी। अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। हालांकि भारत ने स्वास्थ्य संबंधी MDG हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह प्रगति एक समान नहीं थी और कई चुनौतियां बनी रही। वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य SDG के आगमन के साथ जो MDG का विस्तार है, भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।